हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस क्लास में वन्य जीव संरक्षण के बारे में, यानी कि हमारे जीवन के लिए वन और वन्य जीव क्यों महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन की दृष्टिकोण से वन और वन्य जीव कितना महत्वपूर्ण है और क्यों खास है, उसे हम क्यों संरक्षण प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और वह जो है वन और वन्य जीव जो है प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम पूरा विस्तार से आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। आइए तो जानते हैं इसके महत्व के बारे में, वो कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीव जंतु यानी कि हमारे जीवन के लिए और पृथ्वी जगत के पूरे प्राणी और जीव जंतु के लिए वह क्यों खास है। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर से, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो कब हुआ था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के का संरक्षण की शुरुआत की बात करते हैं तो यह 1973 में यानी 1973 में हुआ था। अब वही बात करते हैं, प्रारंभ में 9 टाइगर रिजर्व थे, यानी कि 9 टाइगर रिजर्व थे। अगर आपको यह पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि प्रारंभ में कुल कितने टाइगर रिजर्व थे हमारे देश में, तो यह 9 टाइगर रिजर्व थे। अब ये इसकी संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है, तो अगर वर्तमान में आपको पूछ लें तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है भारत में, तो 52 यानी कि 52 टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में। और इसके बारे में हम जानेंगे 52वां टाइगर रिजर्व कौन बने हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। अब वही बात करते हैं, भारत में अभी वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व यानी कि 52 टाइगर रिजर्व है। अभी हाल ही में जो बने गए हैं नया टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो राजस्थान में स्थित है, जो हाल ही में नया बनाया गया है। अब वहीं आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको पूछ सकते हैं, तो यह हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। वहीं बात करते हैं जिनमें उत्तराखंड का राजा जी टाइगर रिजर्व जो था 48वां, यानी कि उत्तराखंड का राजा जी टाइगर रिजर्व जो था, जो राजा जी है उत्तराखंड में स्थित, यह 48वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आप देख सकते हैं, हमें मैप में दिख रहा होगा। और वहीं बात करते हैं असम का औरंग टाइगर रिजर्व जो 49वां था, यानी कि यहाँ देख सकते हैं असम का औरंग टाइगर रिजर्व जो 49वां टाइगर रिजर्व बना है। और वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का कोमलोंग टाइगर रिजर्व, यानी अरुणाचल प्रदेश का कोमलोंग टाइगर रिजर्व जो है यह 50वां यानी कि 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब वहीं बात करते हैं तमिलनाडु का मेघमलाई, यानी कि तमिलनाडु का जो है मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और वहीं बात करते हैं हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति से राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाने की अनुमति मिली है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा, यानी कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन होगा, राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं वहीं देश में सबसे ज़्यादा बाघ कितना है, तो यानी देश में अभी बात करते हैं वर्तमान में 2967 बाघ की संख्या। अब वही बात करते हैं देश के 35% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं, यानी कि देश का कुल 35% जो है टाइगर यानी कि बाघ मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मिलाकर है, यानी कि ये दोनों राज्य में मिलाकर एमपी और कर्नाटक को मिलाकर 35%, यानी देश का कुल 35% बाघ इन दो राज्यों में स्थित है। अब वही बात करते हैं मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में यह पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में 526 है। वही बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं तो यानी कि दूसरे नंबर पर हो जाते हैं कर्नाटक 524 है, दूसरे नंबर पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं तीसरे नंबर की बात करते हैं उत्तराखंड में 442 है, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 312 है, और पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में 264 है। और यह जो रिपोर्ट है 2018 के अनुसार से यह रिपोर्ट के हिसाब से यह रिपोर्ट जारी किया गया है, तो वही रिपोर्ट 2018 के अनुसार से है। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ से दो ही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि देश में कुल बाघों की संख्या कितनी है, पहला नंबर क्वेश्चन, और किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। ये दो क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं
मध्य प्रदेश में 4 साल में 70% बाघ बढ़े हैं। कर्नाटक को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला राज्य बना है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है, इससे पहले कर्नाटक हुआ करता था और उसे पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या यानी कि आबादी वाला राज्य बन गया है। अब वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए 2010 में 257 था और 2014 में 308 और 2018 की बात करते हैं तो 526 है अभी वर्तमान में। तो इसकी तरह से इसका दिखाया गया है। देखिए किस राज्य में कितना बाघ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पाँचवें नंबर पर यानी कि तमिलनाडु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह की इंक्रीज हुए हैं बाघों की संख्या में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वही एक क्वेश्चन और बनता है, यानी कि बन जाता है एग्जाम की का पार्ट हो जाता है एग्जाम का। तो हम आपको पूछ सकते हैं विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर रिजर्व कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो बात करते हैं 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब वही बात करते हैं, यानी कि वन जीव जंतु संरक्षण परियोजना के तहत के बारे की बात करते हैं। तो देश में अभी यानी कि देश में टाइगर रिजर्व की कुल सूची की बात करते हैं तो किस राज्य में कितना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करते हैं तो अभी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में 4 हैं। तो कौन कौन से हैं, तो बंदीपुर है, भद्र है और दांडेजली अंसी है और नागरहोल है। ये चारों के चारों जो है टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि चारों टाइगर रिजर्व है। और वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अब बात करेंगे देश में टाइगर रिजर्व की सूची, यानी कि देश में कितने टाइगर रिजर्व है और कौन कौन से हैं, किस राज्य में कितने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है कि जैसे कि बांदीपुर का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उसको हम जानेंगे किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व है और कौन कौन से किस राज्य में है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब वही बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में बात करते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक में बात करते हैं तो कुल 5 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बांदीपुर कर्नाटक में है। वहीं बात करते हैं अगर पूछे भद्र, ये भी कर्नाटक में है। दांडेजली अंसी टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। और नागरहोल की बात करते हैं तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी कर्नाटक में है। और बात करते हैं बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, यानी कि बिलगिरी रंगनाथ मंदिर की बात करते हैं, ये भी कर्नाटक में है। अगर ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दो ही, इसको याद रखिएगा, बांदीपुर है और एक नागरहोल है। और तीसरा अगर आप याद रख सकते हैं तो भद्र, ये तीनों याद रख सकते हैं। ये ज़्यादा बार यानी कि ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और इसे टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं वन जीव अभ्यारण्य, तो सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वन क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्रफल सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश ही है और सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। और बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम का दृष्टिकोण से। अब वही बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो बहुत महत्वपूर्ण है टाइगर रिजर्व, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पन्ना ये पूछे जाते हैं और कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, ये चारों पांचों जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये जो है 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो महाराष्ट्र में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण हो जाता है मेलघाट टाइगर रिजर्व और ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं सह्याद्री और चौथा बात करते हैं तो बोर, यानी कि बोर जो है टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ज़्यादा बार पूछे जाने की बात करें तो ज़्यादा बार मेलघाट और ताडोबा सह्याद्री, ये तीनों ज़्यादा पूछे जाते हैं महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा ये सब टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं तमिलनाडु टाइगर रिजर्व के बारे में। तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कलक्कड़
मुंडलथुराई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं बात करते हैं 2021 में श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई जो है तमिलनाडु का भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यानी कि ये जो है टाइगर रिजर्व भारत का 51वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था, श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब वही बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा था असम। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वहीं बात करेंगे असम के कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हाल ही में बात करते हैं, चर्चा में रहा था असम। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यानी कि बात करें तो असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको अगर पूछे असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 7 हैं। अगर यह पूछे कि असम में हाल ही में 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है, तो दिहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बनाया गया है। अब वही बात करते हैं कि रायमोना नेशनल पार्क जो है, एक सप्ताह यानी कि इससे जो पहले है, इनकी 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से पहले रायमोना को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो यह कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और वहीं बात करते हैं, कुछ दिनों पहले डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले घोषित किया गया था। यानी कि डिब्रूगढ़ जो है और तिनसुकिया जिला घोषित किया गया था। यह एक प्रमुख हाथी निवास स्थान है। यानी कि यह जो है, जो जिला घोषित किया गया था डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, यह जो है हाथी के प्रमुख निवास स्थान है। यानी कि यह जिला जो है हाथी के निवास स्थान के लिए प्रमुख हो जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है असम के कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान। दिहिंग पटकाई जो है न्यू बना है। और वहीं बात करें रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नया बना है। और काजीरंगा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सिंह गैंडे के लिए बहुत ही प्रचलित है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करें तो मानस की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं असम में, काजीरंगा और मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो है असम का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये नया जो बना है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिएगा। और ज़्यादा बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ये सब एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पार्ट के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं राजस्थान टाइगर रिजर्व के बारे में कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, कौन कौन है, उसके बारे में जानते हैं। अब राजस्थान की टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो ये राजस्थान का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये है राजस्थान का मैप। तो बात करते हैं राजस्थान की, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये भी राजस्थान में स्थित है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो ये राजस्थान में स्थित है। अब ये जो बात करते हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का ये राजस्थान में है। और रणथंभौर भी राजस्थान में है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही स्थित है। ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब वही बात करते हैं देश में टाइगर रिजर्व की सूची, यानी कि देश में टाइगर रिजर्व की सूची यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व किन किन राज्यों में है, तो आइए बात करते हैं। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्र यानी कि टाइगर रिजर्व है। और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड के, कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व है, दुधवा और पीलीभीत। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है उत्तर प्रदेश में कई बार पूछे गए हैं। वहीं बात करते हैं झारखंड में पलामू है टाइगर रिजर्व। पलामू एकमात्र झारखंड में स्थित है। अब वहीं बात करते हैं उड़ीसा में बात करते हैं तो सिमलीपाल और सतकोशिवा और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित टाइगर रिजर्व है। और वहीं आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइगर रिजर्व। ये बात करते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कई बार पूछे गए हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यानी टाइगर रिजर्व बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित, यानी 2 टाइगर रिजर्व हैं पश्चिम बंगाल में। अब वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। बात करते हैं इंद्रावती
और उदंती सीता नदी और अचौन कमार जो है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बात करते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण की, तो ये इंद्रावती जो है टाइगर रिजर्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में नामदम्फा, ये बहुत बार पूछे गए ये भी, और पक्की, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों, ज़्यादा नहीं तो ये दो कम से कम याद रखिए। तो अरुणाचल प्रदेश का नामदम्फा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पाक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। अब तीसरा बात करते हैं कोमलोंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और याद रखिएगा बिहार का, ये भी बहुत पूछे गए हैं। अब वहीं बात करते हैं मिजोरम में। मिजोरम में भी डम्फा, यानी कि डम्फा, ये भी खूब ज़्यादा यानी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। मिजोरम में डम्फा वन टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में स्थित है। अब वहीं बात करते हैं केरल की। अब केरल की बात करते हैं, तो केरल में पेरियार और परम्बिकुलम राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पेरियार कई बार पूछे गए हैं, तो केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में आइए बात करते हैं विस्तार से। अब वही बात करते हैं प्रोजेक्ट हाथी कितने राज्यों में संचालित है अभी वर्तमान में। अगर पूछे प्रोजेक्ट हाथी अभी वर्तमान में कितने राज्यों में संचालित हो रहा है, यानी कि कितने राज्यों में है और कितने हैं, तो यह 16 राज्यों में संचालित प्रोजेक्ट हाथी है, और हाथी प्रोजेक्ट है 16 राज्यों में अभी चल रहा है। तो वही बात करते हैं हाथियों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 36,000 से भी अधिक है, तथा इनकी सर्वाधिक संख्या केरल में है, और दूसरे नंबर की बात करें तो सर्वाधिक संख्या केरल में, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर असम में पाई जाती है। वही बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना की बात करते हैं, तो झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ हुई थी। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं भी एक जगह किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो यह जो है सारे बुक से, यानी कि कई बुक से यानी कि संग्रह करके या वीडियो बना रहे हैं। तो बात करते हैं, या आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं वहीं विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। अब हाथी दिवस की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो विश्व हाथी दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन कौन सा एक और दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा, और उसको आप जो है वीडियो को कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताना है 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब वही बात करते हैं हाथी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्जा दिया गया, यानी कि हाथी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय धरोहर के पशु का दर्जा हाथी को प्राप्त है। यानी कि पूछे कि राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे कहा जाता है, तो यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को कहा जाता है। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। यह 24 अक्टूबर 2010 को यह राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में हाथी को 2010 में 24 अक्टूबर को किया था। अब वही बात करते हैं माइक स्थल, यानी कि भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए जो स्थल है उसे माइक स्थल कहते हैं, और हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी के लिए यह स्थल बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं माइक के बारे में। अब वही बात करते हैं माइक की। माइक का फुल फॉर्म की बात करें तो MIK माइक, यानी कि मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी कि बात करते हैं इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना कार्यक्रम है। यानी कि यह जो माइक जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना एक कार्यक्रम है, और जो अफ्रीका और एशिया के हाथियों की अवैध हत्याओं से संबंधित जानकारी पर नज़र रख सकें। यानी कि अफ्रीका और एशिया के जो हाथी है अवैध रूप से जो हत्या किए जाते हैं, इसी के निगरानी के लिए यह माइक कार्यक्रम चलाया गया है। तो इस पर नज़र रखने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, और ताकि क्षेत्र संरक्षण प्रयासों की प्रभावशाली को बढ़ाया जा सके, यानी क्षेत्र के संरक्षण प्रयासों की प्रभावशाली को भी बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं अगस्त 2017 में की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या की बात करें तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 दर्ज की गई थी। अब वही बात करते हैं हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या अगर पूछे आपको तो यह कर्नाटक में है, और दूसरे नंबर की बात करें तो
कर्नाटक में है, जो कि इसकी संख्या 6049 है। उसके बाद की बात करते हैं असम में। दूसरे नंबर पर असम है, जिसमें हाथियों की संख्या 5719 दर्ज की गई है। अब वही बात करते हैं केरल, जहाँ तीसरे नंबर पर है। तो केरल में हाथियों की संख्या की बात करें 3054 हाथी है, जो तीसरे नंबर पर है केरल। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर बात करते हैं असम, तीसरे नंबर पर केरल है हाथियों की संख्या के मामले में। अब वही बात करते हैं हाथियों की जनगणना कितने साल में होते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि VVI कर सकते हैं। तो यह कुल 5 वर्षों में, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में जारी किया जाता है, उसी तरह हाथियों की जनगणना की बात करें तो 5 वर्ष में किया जाता है। और अगर मानव की जनगणना की बात करें तो आदमियों की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में माइक यानी नामित क्षेत्रों की सूची, यानी कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु कितने माइक क्षेत्र हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब वही बात करते हैं हाथियों के संरक्षण के लिए माइक नामित क्षेत्र, यानी कि माइक नामित क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन किस किस राज्य में है। चिरांग रिपू हाथियों के संरक्षण हेतु माइक क्षेत्र है, असम में स्थित है। और वही बात करते हैं ढांग पटकी, ये भी असम राज्य में स्थित है। ये हाथियों के लिए माइक स्थल है, यानी कि हाथियों के संरक्षण हेतु यह स्थल बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। वही बात करते हैं पूर्वी द्वार, ये पूर्वी द्वार हाथियों के संरक्षण हेतु पश्चिम बंगाल में स्थित है यह स्थल। और वही बात करते हैं देवमाली स्थल जो है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही बात करते हैं गारो पहाड़ी, तो ये गारो खासी जितने भी पहाड़ी या जनजाति आदि से संबंधित होते हैं, ये मेघालय में स्थित है। अब वही बात करते हैं मयूरभंज की बात करते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। मैसूर की बात करते हैं, कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीलगिरी ये तमिलनाडु में स्थित है। और वही बात करते हैं शिवालिक की, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और वही बात करते हैं वायनाड की, वायनाड ये केरल में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के अधिसूचित हाथियों की रिजर्व सूची, यानी कि भारत में कितने हाथियों की रिजर्व स्थल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन से हैं, किस कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पूर्व मध्य परिदृश्य, दक्षिण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में स्थित है। यानी कि पूर्व मध्य परिदृश्य जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल और झारखंड उड़ीसा में स्थित है। वही बात करते हैं मयूर झरना पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिंहभू झारखंड में स्थित है। अब वही बात करते हैं महानदी की, तो यह उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर भी उड़ीसा में स्थित है, बेतमी भी उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण उड़ीसा ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। अब बात करते हैं लेमरू की, लेमरू छत्तीसगढ़ में है। और बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बदलखोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वही बात करते हैं कामेंग सोनितपुर परिदृश्य अरुणाचल और असम क्षेत्र में स्थित है। और कामेंग की बात करते हो अरुणाचल प्रदेश में है, सोनितपुर ईआर की बात करते हो असम में स्थित है। अब वही बात करते हैं दक्षिण यानी कि पूर्वी दक्षिण बैंक परिदृश्य असम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। अब वही बात करते हैं डाइंग पटकाई ईयर असम में स्थित है, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश। ये आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कौन से स्थल स्थित है, ये दिख रहा है आपको। इस तरह से यह इन राज्यों में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आप देख लीजिए कहाँ पे कौन स्थल है। और लगभग तो आपको याद ही है, तो देख सकते हैं। आई होप कि आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो अब चलिए अब बात करते हैं गिद्ध संरक्षण के बारे में। तो आइए अब गिद्ध संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको पूछे कि गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2006 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई और हरियाणा वन विभाग के बीच गिद्धों के संरक्षण को लेकर 2006 में एक समझौता हुआ था। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने मुंबई और हरियाणा वन विभाग के बीच गिद्धों के संरक्षण हेतु 2006 में यह समझौता किया गया था। इसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुआ था। यानी कि इन्हीं के अंतर्गत 2006 से गिद्ध संरक्षण परियोजना का शुरुआत किया गया था। और वहीं बात करते हैं एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए। अब सवाल बनता है, गिद्धों के संरक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम चला जा रहा है। तो गिद्धों के संरक्षण हेतु सेव कार्यक्रम चला जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि सेव का फुल फॉर्म की बात करें तो सेविंग एशिया वेल्चुरेस फ्रॉम एक्सटिंक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यह कार्यक्रम चला जा रहा है। अब वही बात करते हैं, इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवाई डाइक्लोरोफेनेक प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि पशुओं को जो दिए जाते थे या डाइक्लोरोफेनेक,
इसको अब प्रतिबंध कर दिया गया है। इसे पशुओं में यानी कि पशुओं ये दवाई का प्रयोग होते ही पशुओं यानी कि मृत्यु का शिकार हो जाते थे, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। और बात करते भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि अगर आपको पूछे भारत में गिद्ध की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं तो कुल 9 प्रजाति भारत में पाई जाती है। अब बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था, उसी तरह 2010 से ही डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। अब वहीं बात करते हैं डॉल्फिन की, तो इनकी कुल संख्या वर्तमान में 2000 के करीब बची हुई है। इन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो बात करते हैं और भी डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन की बात करते हैं तो यह डॉल्फिन का उल्लेख की बात करें तो महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। और बात करते हैं मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होता है। जो मादा डॉल्फिन होता है नर डॉल्फिन से अधिक लंबा होता है। अब वहीं बात करते हैं हंगुल की बात करते हैं तो यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है, यानी कि यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है जिसे हंगुल कहते हैं। अब ये केवल कश्मीर में ही पाए जाते हैं, यानी कि यह केवल जो है भारत के एकमात्र कश्मीर में ही हंगुल पाए जाते हैं। और कश्मीर के किस अभ्यारण्य में, तो बात करते हैं हंगुल एकमात्र दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही हंगुल पाए जाते हैं। और वहीं एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पे हंगुल बचे हुए हैं और भारत में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अब वही बात करते हैं हंगुल परियोजना की, तो शुरुआत की बात करते हैं तो 1970 में हंगुल परियोजना का शुरुआत किया गया था। अब वही बात करते हैं मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ की जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था, उसी तरह मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1974 में किया गया है। और वहीं बात करते हैं मगरमच्छ की संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, यानी कि 1978 तक में 16 कुल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं उड़ीसा के जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये मगरमच्छ के लिए ही प्रचलित है और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और ये एक लवणयुक्त पानी है और इसी में मगरमच्छ रहते हैं। और यहाँ सर्वाधिक संख्या यानी कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बात करते हैं मगरमच्छ की सर्वाधिक संख्या पूरे भारत में है, यानी कि पूरे भारत में से सर्वाधिक मगरमच्छ की संख्या उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में है। आपको यह पूछे तो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में किसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो मगरमच्छ की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि यह भी पूछे तो किस राज्य में मगरमच्छ की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। अगर यह क्वेश्चन पूछे तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, 1974 में, हंगुल परियोजना 1970 में। और डॉल्फिन की बात करते हैं तो गंगे डॉल्फिन की 1972 में किया गया था। और 2010 में जो है बात करते हैं 10 मई 2010 में इसको पर्यावरण और वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब बात करते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना, यानी कि संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में 1975 में किया गया था। अब वहीं बात करते हैं दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति ओलिव रिडले, यानी कि ओलिव रिडले कछुए जो है यह दक्षिण अमेरिकी की प्रजाति है, यानी कि ओलिव रिडले कछुए जो है दक्षिण अमेरिकी की प्रजाति है। अब वहीं बात करें उड़ीसा के तट में पाई जाती है, यानी कि उड़ीसा के तट में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। और उड़ीसा के तट जो है ओलिव रिडले कछुए के लिए बहुत ही फेमस है। और उड़ीसा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की परियोजना का प्रारंभ भितरकनिका अभ्यारण्य में किया, यानी कि भितरकनिका अभ्यारण्य में बात करते हैं तो ये एक मगरमच्छ और ओलिव रिडले कछुए के लिए यह परियोजना संरक्षण के लिए यह परियोजना बनाई गई है। और एकमात्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी में कछुआ और मगरमच्छ ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित मुहाना गहीरमाथा इस कछुए का प्रजनन स्थल, यानी कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में जो स्थित है मुहाना जो गहीरमाथा के नाम से प्रचलित है, वहीं जो है यह जो है केचुए के प्रजनन स्थल के लिए बहुत ही फेमस है। यानी कि गहीरमाथा जो है केचुए के प्रजनन स्थल, यानी कि जो ओलिव रिडले केचुए हैं तो बाहर आते हैं और बाहर आके जो गहीरमाथा
स्थल है वहाँ पे प्रजनन करते हैं, यानी कि कछुए जो है अंडे देने के लिए ये गैरमाथा स्थल पर बाहर निकलते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में निकलते हैं। और वही बात करते हैं गेंडा परियोजना। तो गेंडा परियोजना की बात करते हैं, यह 1987 में इसका शुरुआत किया गया था। 1987 में गेंडा परियोजना का शुरुआत किया गया था। अब वही बात करते हैं एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये जो है एक सींग वाले गेंडे भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी कम संख्या, यानी कि इनकी कम होती है संख्या के कारण, यानी कि इनकी जो संख्या कम होती है संख्या के कारण 1987 में गेंडा परियोजना का शुरुआत किया गया था। और वहीं बात करते हैं असम के मानस वन अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल के जलदापारा अभ्यारण्यों में गेंडा की प्रमुख शरणार्थी स्थल है, यानी कि गेंडा की जो प्रमुख स्थल है बात करते हैं तो असम के मानस में गेंडा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, मानस अभ्यारण्य में और काजीरंगा अभ्यारण्य में, और पश्चिम बंगाल के जलदापारा अभ्यारण्य में गेंडा की प्रमुख संख्या यानी कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें तो गेंडा जो एक सींग वाले गेंडे के कहा जाता है, तो गेंडे के लिए ये जो है एक सींग नहीं होता है, यानी कि गंडे में ये सींग नहीं होता है, इसका दांत जो बढ़ जाता है, और दांत जो बढ़ने के कारण यह सींग के समान लगने लगता है, इसीलिए इसे एक सींग वाला गेंडा कहा जाता है। लेकिन इसका ये सींग नहीं है, ये दांत है जो बढ़ जाते हैं और सींग के समान हो जाते हैं, इसीलिए यह एक सींग वाले गेंडे के नाम से प्रचलित है। अब बात करते हैं लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में किया गया था। 1996 में किया गया था। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि लाल पांडा की बात करते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। 1996 में वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1996 में बात करते हैं तो WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में किया गया था। अब वही बात करते हैं यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है, यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में लाल पांडा पाया जाता है। अब वही बात करते हैं हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की बात करते हो 2009 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किया गया था। यह परियोजना भारत के 5 हिमालय राज्यों में, जिसे भारत के 5 हिमालय राज्यों में लागू किया गया था, यानी कि बात करते हैं पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में, यानी कि क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि इन सभी राज्यों में यह परियोजना जारी किया गया। यानी कि कौन कौन से राज्य हैं फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों में यह परियोजना चला जा रहा है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में किया गया था। कस्तूरी मृग की बात करते हैं तो कस्तूरी मृग के अत्यधिक औषधि व प्रसाधन महत्व के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हुआ है, यानी कि इसका जो अवैध शिकार हो रहा है अत्यधिक औषधि व प्रसाधन महत्व के कारण कस्तूरी मृग का अवैध रूप से शिकार हुआ यानी कि हो रहा है। इसी शिकार के कारण की संख्या में काफ़ी कमी दर्ज की गई है, यानी कि शिकार के कारण की संख्या में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। इसी के संरक्षण के लिए, यानी कि इसके संरक्षण के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि बात करते हैं तो कस्तूरी मृग की शुरुआत 1970 के दशक में किस अभ्यारण्य से किया गया? उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत किया गया है। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में ही पाई जाती है, यानी कि कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। कस्तूरी मृग के लिए अगर आप बात करें तो कौन कौन से अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में जो है ये कस्तूरी मृग के लिए प्रचलित है। अब वहीं बात करते हैं बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो उत्तराखंड में स्थित है, ये भी उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।